नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 4-5 छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम लेंगे चक्रीय तथा अचक्रीय प्रक्रम, उसके पश्चात उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, और इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे उसमें इंजन तथा प्रशीतक के बारे में। इन सभी टॉपिक्स पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी आज के इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे चक्रीय प्रक्रम के बारे में, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि इससे ठीक पहले भी हमने विभिन्न उष्मागतिक प्रक्रम पढ़े हैं। उसमें समतापीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम, और लास्ट वीडियो में हमने रुदोष्म प्रक्रम के बारे में अध्ययन किया था। अब हम उसके जस्ट आगे का वीडियो लेकर आए हैं और हम यहां पर देखेंगे चक्रीय प्रक्रम। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि जो निकाय है वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो उस उष्मागतिक प्रक्रम को हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए कि ऐसा उष्मागतिक प्रक्रम जिसमें निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ यदि अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो उस प्रक्रम को हम चक्रीय प्रक्रम कहेंगे। क्लियर? चलिए इसको आप समझें कि हमारे पास में कोई उष्मागतिक निकाय है और वो अवस्था ए से अवस्था बी में जा रहा है, फिर अवस्था बी से वो अवस्था सी में, अवस्था सी से वो जा रहा है फिर अवस्था डी में, और ऐसे विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ यदि वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, तो उस उष्मागतिक प्रक्रम को हम चक्रीय प्रक्रम कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहा जाएगा। देखो, ये कोई अवस्था ए है। देखिए, विभिन्न अवस्थाएं क्यों प्राप्त होती है? जब उष्मागतिक निर्देशांक बदलते हैं उनमें परिवर्तन होता है, और उष्मागतिक निर्देशांक हम जानते हैं दाब, ताप, आयतन, एंट्रोपी, ये सब कुछ है। तो जब इनमें बदलाव आता है तो जो निकाय है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, और इस तरीके से विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ यदि वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो उस उष्मागतिक प्रक्रम को हम चक्रीय प्रक्रम कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहा जाएगा। क्लियर? तो चक्रीय प्रक्रम की प्रारंभिक अवस्था तथा अंतिम अवस्था सेम होती है। प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था क्या होगी? सेम होगी। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने पुट कर देता हूं। क्या है कि ऐसा उष्मागतिक प्रक्रम, ऐसा उष्मागतिक प्रक्रम, उष्मागतिक प्रक्रम जिसमें निकाय, निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ, निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए, चक्रीय प्रक्रम की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था सेम रहती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो भी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था सेम होने की वजह से सेम ही रहेगी। हम ये पुट कर सकते हैं कि प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा तथा अंतिम आंतरिक ऊर्जा, ये तो है इनिशियल इंटरनल एनर्जी, और यह है फाइनल इंटरनल एनर्जी, ये दोनों ही क्या रहती है? सेम रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि UI माइनस UF इक्वल टू 0 या डेल्टा U इक्वल टू 0। तो चक्रीय प्रक्रम के अंदर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा।
फिर हम बात करते हैं यहां पर, मैं यहां पर चर्चा करूंगा ऊष्मागतिकी प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? देखिए, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और हम ये जानते हैं कि चक्रीय प्रक्रम के अंदर डेल्टा यू 0 रहता है। देन यहां से डेल्टा क्यू बराबर होगा डेल्टा डब्ल्यू के। इसका मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए कि चक्रीय प्रक्रम के अंदर निकाय को दी गई संपूर्ण ऊष्मा कार्य में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता। संपूर्ण चक्कर के पश्चात निकाय को दी गई ऊष्मा कार्य में रूपांतरित हो जाती है, कार्य में बदल जाती है। देखिए, कार्य की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी वो भी समझ लीजिए। मैं यहां पर ग्राफ के जरिए आपको समझा रहा हूं। यह हमारे पास में P तथा V के मध्य खींचा गया ग्राफ है। तो देखिए, जो प्रक्रम होते हैं चक्रीय प्रक्रम, उनका जो ग्राफ है वो एक बंद लूप के रूप में हमें प्राप्त होने वाला है। ये जो निकाय है वो A B C D के अकॉर्डिंग चल रहा है। पहले A से B में, B से C में, C से D में और D से अंत में जाएगा अवस्था A में। यहां पर आप देखेंगे कि इस प्रक्रम के दौरान जो किया गया कार्य है W है वो इस क्षेत्रफल के बराबर होगा और धनात्मक होगा। कार्य इतना होगा, इस क्षेत्रफल के इक्वल होने वाला है और धनात्मक होने वाला है, क्योंकि जब दक्षिणावर्त दिशा में लूप घूम रहा है, निकाय विभिन्न अवस्थाओं में दक्षिणावर्त दिशा से होता हुआ जाता है, तो कार्य धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। फिर उसके पश्चात देखिए, यदि ये जो बंद वक्र है वो यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ऐसे है, चलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने नहीं बनाया, फिर से हमने दक्षिणावर्त डायरेक्शन में ही इसको बना दिया है। ये इस तरीके से है। देन कार्य तो इतना ही होगा, लेकिन इस स्थिति में जो कार्य होगा वो नेगेटिव में होगा। कार्य कैसा होगा? नेगेटिव में होने वाला है। क्लियर? और कार्य का जो मान है वो बंद वक्र के क्षेत्रफल के इक्वल होने वाला है। समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, इसके पश्चात हम बात करेंगे अचक्रीय प्रक्रम के बारे में। नॉन साइक्लिक प्रोसेस अचक्रीय प्रक्रम। और देखिए, जो चक्रीय प्रक्रम नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? अचक्रीय प्रक्रम ही कहा जाएगा। होगा क्या, किसके इक्वल होगा वो थोड़ा समझ लेते हैं। कि ऐसा ऊष्मागतिक प्रक्रम में जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटे तो उसको हम नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर? तो देखिए, इसमें प्रारंभिक और अंतिम अवस्था यहां पर सेम नहीं होने वाली है। हालांकि जो निकाय है वो विभिन्न अवस्थाओं में जा रहा है, बट प्रारंभिक और अंतिम अवस्था सेम नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं। यहां पर एक तरफ हम ले रहे हैं P, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं V। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के जरिए कार्य बताता हूं, कार्य किसके इक्वल होगा। ये हमारे पास में जैसे इस तरीके से कोई निकाय है वो इस अवस्था में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो कार्य है, देखो अवस्था A है, फिर अवस्था वो B में जा रहा है, फिर अवस्था C में जा रहा है। तो जो कार्य की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी। ये कार्य होगा, ये कार्य होगा, इतने क्षेत्रफल के इक्वल होगा। और लूप है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो यहां पर जो कार्य होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव में होगा, ऋणात्मक कार्य होगा और इस क्षेत्रफल के इक्वल होगा। ठीक है। देखिए, कई बार स्थिति ऐसी भी आ सकती है, जैसे हमारे पास में जो निकाय है वो यहां से चला अवस्था A से अवस्था B में, फिर अवस्था B से अवस्था C में और C से अवस्था D में, यहां तक गया निकाय A से B में, B से C में और C से D में। देन जो कार्य है वो देख लीजिए, यहां से आप इस पर लंब डाल दीजिए,
तो ये जो क्षेत्रफल घेरा जा रहा है आयतन वाले अक्ष के साथ में, ये क्षेत्रफल ही किसके इक्वल होगा? कार्य के इक्वल होगा। जो लूप है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो यहां पर जो कार्य होगा वो पॉजिटिव होगा। कार्य कैसा होगा? पॉजिटिव। तो विद्यार्थियों ये थे चक्रीय तथा अचक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक तथा नॉन साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर? अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहां पर उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में। रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। देखिए उत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब क्या है कि जब निकाय है उसके ऊपर कोई बाह्य बल लगते हैं तो वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है। बलों की डायरेक्शन और क्रम यदि विपरीत दिशा में कर दें तो दूसरी अवस्था से यदि प्रारंभिक अवस्था में पहली अवस्था में लौट आए तो उस प्रक्रम को हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। देखिए चक्रीय प्रक्रम में निकाय है वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में जिस रास्ते से गया था उसी अवस्था में लौट आता, तो उस प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाएगा। चलिए समझाता हूं मैं आपको कि जैसे ये हमारे पास में कोई निकाय है ए और इस पर बाह्य बल लगाया तो ये अवस्था बी में पहुंच गया, अवस्था बी में। फिर बी से हमने कोई बाह्य बल और लगाया, जैसे मान लीजिए कि ये F लगाया मैं इधर, F1 इधर मैं लगा रहा हूं, F2 इधर, तो ये अवस्था C में पहुंच गया। इसी प्रकार से कोई F3 बल लगा, ये बाह्य बल है, मैंने दिखाने के लिए समझाने के लिए दिखा रहा हूं मैं। ये निकाय है वो अवस्था A से B में, B से C में, C से D में पहुंच जाता है। अब क्या होता है, इन्हीं बलों को सीधा प्रक्रम, जिधर सीधा प्रक्रम हो रहा था सीधे प्रक्रम की विपरीत दिशा में, सीधे प्रक्रम की विपरीत दिशा में लगाएंगे। दिशा चेंज कर दीजिए, दिशा अब इस साइड में होगी। इनकी दिशा क्या होगी? पहले जिधर लगा रहे थे उसकी विपरीत दिशा में व विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में, क्रम भी उनका विपरीत होगा। पहले F1 लगा था, इसमें F2 लगा था, इसमें F3। अब आपको क्रम भी विपरीत रखना है, पहले F3 फिर F2 फिर F1। तो यदि निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, निकाय क्या है? D से C में, C से B में और B से A में आ जाता है, तो ऐसा प्रक्रम कि सीधे प्रक्रम की विपरीत दिशा व विपरीत क्रम में बाह्य बल लगाने पर, बाह्य बल लगाने पर निकाय यदि अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो ये जो प्रक्रम है ये अत्यंत धीमी गति से होने चाहिए, बहुत तेजी से होंगे तो कुछ ऐसे कारक होंगे जो ऊष्मा का क्षय कर देते हैं, और इस स्थिति में या उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान जो ऊर्जा क्षय होने वाले कारक होते हैं, जैसे श्यानता है, घर्षण बल होता है या विद्युत प्रतिरोध होता है, ये सब क्या होने चाहिए? नगण्य होने चाहिए या होने नहीं चाहिए। जो ऊष्मा क्षय करने वाले कारक हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। चलिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि देखिए इसके लिए क्या जरूरी है। ऊष्मागतिक प्रक्रम अत्यंत धीमा होना चाहिए। ऊष्मागतिक प्रक्रम क्या होना चाहिए? प्रक्रम अत्यंत धीमा होना चाहिए, अत्यंत धीमा होना चाहिए, अत्यंत धीमा होना चाहिए। क्लियर? एक है कि ऊर्जा क्षय वाले कारक, ऊर्जा
क्षय वाले कारक, क्षय वाले कारक नहीं होने चाहिए, कारक ना हो। तो कौन कौन से कारक होते हैं वो भी समझ लें। जैसे श्यानता, जैसे श्यानता नहीं होनी चाहिए, श्यान बल नहीं होना चाहिए। उष्मीय प्रतिरोध, उष्मीय प्रतिरोध, या हम कहें विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, घर्षण, ये सब अनुपस्थित होने चाहिए। जब ये सब नहीं होंगे तो ही उत्क्रमणीय प्रक्रम हो पाएगा। क्लियर। अब विद्यार्थियों में यहां पर चर्चा करता हूं, बात करता हूं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या वास्तव में हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, व्यवहारिक रूप में ये संभव नहीं है, वास्तव में ये नहीं हो सकते, क्योंकि इन कारकों को हम जीरो नहीं कर सकते, कि ऐसी स्थितियां हम क्रिएट नहीं कर सकते, प्रायोगिक रूप से ऐसी स्थितियां प्राप्त नहीं कर सकते कि जिसमें श्यान बल बिल्कुल नहीं हो, उसमें प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध बिल्कुल ना हो, ऐसा संभव नहीं है। घर्षण भी होगा, श्यान बल भी होगा, सब बल होंगे। इस कारण से जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है, पूर्णतः उत्क्रमणीय प्रक्रम प्राप्त करना संभव नहीं है। लेकिन कुछ स्थितियां हम ऐसी आपको बताएंगे जिन्हें हम उत्क्रमणीय प्रक्रम मान सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस माना जा सकता है। एग्जाम्पल देखें, किन्हें मान सकते हैं, किन्हें माना जा सकता है। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो देखें, स्प्रिंग का, स्प्रिंग का धीरे धीरे खींचना, धीरे धीरे खींचना व संपीड़न करना, खींचना व संपीड़ित करना, संपीड़ित करना। धीरे धीरे हम खींच रहे हैं, धीरे धीरे ही उसको क्या कर रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं। तो वो एक उत्क्रमणीय प्रक्रम की श्रेणी में कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर। फिर देखिए, जैसे हमारे पास में है जल, जल है, हम उसको दे रहे हैं उष्मा, उसे क्या दी जा रही है, उष्मा। तो जलवाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जलवाष्प में रूपांतरित हो जाएगा। अब ये तो हमने दी उष्मा, और इतनी की इतनी उष्मा वापस निकालें, उष्मा बाहर निकालने पर, उष्मा निकालने पर, तो जलवाष्प में से उतनी की उतनी उष्मा बाहर निकालेंगे तो उतनी ही मात्रा का जल हमें प्राप्त हो जाएगा। हालांकि ये इसमें कुछ न कुछ ऊर्जा का क्षय अवश्य होता है, बट हम इनको उत्क्रमणीय प्रक्रम कंसीडर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आप देखें, समान ताप पर, समान ताप वाली वस्तुओं में उष्मा का स्थानांतरण, वस्तुओं में उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा का स्थानांतरण, टेम्परेचर क्या है, सेम, वस्तुओं का ताप क्या है, सेम है। और जब वस्तु का टेम्परेचर सेम होता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो उष्मा का स्थानांतरण होता है, इस प्रोसेस को हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये रहे हैं कुछ एग्जाम्पल। अब देखिए, मैं बात करूंगा यहां पर नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। तो नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है वो भी समझ लीजिए। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं नॉन रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। और देखिए, नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं कि सीधे प्रक्रम में जो बल आप लगा रहे थे उसकी विपरीत दिशा में, विपरीत क्रम में बल लगाने के बाद भी यदि वस्तु निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में ना लौट पाए, प्रारंभिक अवस्था में ना लौट पाए, तो उस प्रक्रम को हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे, नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाएगा। विपरीत दिशा में बल लगा लेंगे तो भी अवस्था ए में नहीं लौटता है निकाय, तो उस प्रक्रम को हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। जितने भी वास्तविक प्रक्रम होते हैं सारे के सारे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। सभी वास्तविक प्रक्रम क्या होंगे, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होंगे। सभी जो भौतिक घटनाएं हैं, जैसे कि जूल थॉमसन प्रसार होता है, मुक्त प्रसार होता है, उसमें प्रभाव होते हैं, ये सब के सब क्या हैं,
अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण है। और जैसे हम घर्षण, जिन घटनाओं में घर्षण लगता है, श्यान बल लगता है, उन सभी घटनाओं में अनुत्क्रमणीय प्रक्रम ही होता है। क्लियर? तो ये आप समझ लेते हैं कि यहां पर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम किन किन घटनाओं में है। तो मुक्त प्रसार में, मुक्त प्रसार में जूल थॉमसन प्रसार, जूल थॉमसन प्रसार, जूल थॉमसन प्रसार के अंदर भी क्या हो रहा है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम ही होता है विद्यार्थियों। इसके साथ में मैं बात करूं उष्मीय प्रसार, उष्मीय प्रसार होता है संघनन, जब जलवाष्प का संघनन होता है, जल में कन्वर्ट होता है, तो उस दौरान है रेडियो एक्टिव क्षय है, विकिरणें जब उत्सर्जित होती है, सहवन, जब सहवन की घटनाएं घटित होती हैं, इन सब के अंदर क्या है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। ये जब कहीं ये सब कुछ लागू हो जाते हैं तो सबके जो प्रक्रम है वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होंगे। क्लियर विद्यार्थियों? अब इस वीडियो के अगले पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। यहां पर मैं बात करूंगा उष्मीय इंजन की, हीट इंजन की, कैसे काम करता है, उसकी दक्षता का क्या फॉर्मूला होता है, उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, उनकी यहां पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अब यहां पर हम चर्चा करेंगे उष्मा इंजन, हीट इंजन के बारे में। देखिए उष्मा इंजन है क्या? ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें चक्रीय प्रक्रम होता है, और चक्रीय प्रक्रम से हम यहां पर कार्य प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करेंगे? बार बार चक्रीय प्रक्रम होगा और उससे हम यहां पर सतत कार्य प्राप्त करते हैं, तो उस उपकरण को हम उष्मा इंजन कहते हैं। चक्रीय प्रक्रम के द्वारा, चक्रीय प्रक्रम के द्वारा सतत कार्य को प्राप्त करना, सतत कार्य को प्राप्त करना। देखिए किसी भी उष्मीय इंजन के मूलतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं भाग? उष्मा इंजन के प्रमुख भाग, उष्मा इंजन के प्रमुख भाग, प्रमुख भाग। तो जो पहला जो भाग है वो है स्रोत, स्रोत। दूसरा जो भाग है वो है कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ। और तीसरा जो भाग है वो है सिंक। ये जो स्रोत है ये उच्च ताप वाला भाग होता है। उच्च ताप, वह इसकी जो ऊष्माधारिता है वो अनंत होती है, अनंत ऊष्माधारिता वाला भाग होता है। इसमें चाहे कितनी भी ऊष्मा निकाल लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक नियत ताप पर यह लगातार ऊष्मा देता रहेगा, ये वाला हिस्सा। कार्यकारी पदार्थ जिसमें हम वाष्प या पेट्रोल डीजल के रूप में हम कार्यकारी पदार्थ को यूज में लेते हैं। वाष्प हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, डीजल के रूप में ले सकते हैं, जल के रूप में हम यूज में ले सकते हैं। सिंक है, ये निम्न ताप वाला भाग होता है, हालांकि इसकी भी ऊष्माधारिता अनंत होती है, ये अनंत ऊष्मा संग्रहित करेगा, फिर भी इसके टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पर वातावरण होता है। ये क्या होता है? सिंक यहाँ पर वातावरण के रूप में काम करता है। वातावरणीय यहाँ पर क्या है? सिंक है। देखिए इसे आप समझें, एक ब्लॉक डायग्राम के जरिए हम उसमें इंजन को समझ लेते हैं कि ये हमारे पास में है स्रोत, ये स्रोत है, इसका टेम्परेचर उच्च होता है, T1 तापमान है, उच्च तापमान है। यहां से ऊष्मा दी जाती है कार्यकारी पदार्थ को। किसे दी जा रही है? कार्यकारी पदार्थ को ऊष्मा दी जा रही है। ये यहां पर क्या है? कार्यकारी पदार्थ। और ये जो कार्यकारी पदार्थ है इससे कुछ ऊष्मा लेगा, ये Q1 ऊष्मा दे रहा है,
और अपने द्वारा कुछ कार्य होगा यहां पर W, जो कि Q1 माइनस Q2 होगा, और यहां से कुछ ऊष्मा छोड़ दी जाती है सिंक में, जिसका टेम्परेचर निम्न होता है, T2 होता है। समझे कि स्रोत के द्वारा जिसका टेम्परेचर उच्च होता है, Q1 ऊष्मा कार्यकारी पदार्थ को दी जाती है। Q1 ऊष्मा किसको दे रहे हैं? कार्यकारी पदार्थ को। वो क्या करता है? W कार्य करता है, और शेष जो ऊष्मा है वो सिंक को दे देता है। सिंक को कितनी दे रहा है? Q2 दे रहा है। कार्य कितना हो रहा है? Q1 माइनस Q2, क्योंकि इसने ली है Q1 और वापस उत्सर्जित कर दी है Q2। तो जो ऊष्मा इन्होंने ली है वो यहां पर इसके पास में रही है, वो है Q1 माइनस Q2, और वो सारी की सारी ऊष्मा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कार्य में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि यहां पर उसमें इंजन में चक्रीय प्रक्रम होते हैं, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए, किसी भी ऊष्मीय इंजन की जो दक्षता होती है किसके इक्वल होगी? ऊष्मीय इंजन की दक्षता, इंजन की दक्षता, उसमें इंजन की दक्षता को हम नीटा से पुट करते हैं। किससे लिखा जाता है? नीटा से। देखिए, इंजन द्वारा किया गया कार्य बट्टे में होगा दी गई ऊष्मा। तो किया गया कार्य तो है W, दी गई ऊष्मा है Q1, W है वो है Q1 माइनस Q2 के इक्वल, Q1 माइनस Q2 के इक्वल। तो नीटा बराबर हमें मिल जाता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये हमें प्राप्त हो जाता है। क्लियर? नीटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, दक्षता पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। निकाय है, देखिए, कार्यकारी पदार्थ को दी गई ऊष्मा तथा कार्यकारी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा यदि आपको पता हो तो किसी ऊष्मीय इंजन की दक्षता आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, किसी भी ऊष्मीय इंजन की जो दक्षता है वो 40 से 50%, 60% तक मैक्सिमम हो सकती है। ये व्यवहारिक मान होते हैं, लेकिन यदि मैं बात करूं यहां पर आदर्श इंजन की, कि कोई आदर्श इंजन हो वो सारी ऊष्मा को किसमें कन्वर्ट कर दें? कार्य में रूपांतरित कर दें। इसका मतलब ये हुआ, आदर्श इंजन के लिए जो Q2 है उसका मान 0 होगा। आदर्श इंजन के लिए Q2 बराबर कितना होगा? 0। तो यहां पर जो W है वो Q1 के बराबर होगा, नीटा है वो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 बराबर 1 आ गया। मतलब ये परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100% आ गया। तो आदर्श इंजन की जो दक्षता है वो 100% होती है। सिंक को दी गई ऊष्मा 0 होती है, सिंक को कोई ऊष्मा नहीं दे रहा है, सारी की सारी ऊष्मा है वो कार्य में रूपांतरित होती है। व्यवहारिक रूप में ऐसा संभव नहीं है। क्लियर? नीटा का मान सदैव 1 से छोटा होता है। अब मैं यहां पर बात करता हूं प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर या ऊष्मा पंप के बारे में। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे प्रशीतक या ऊष्मा पंप, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप। विद्यार्थियों, प्रशीतक जिसे हम रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, अपने घर में भी होता है। कैसे काम करता है? ये जो ऊष्मीय इंजन है उसकी ठीक विपरीत प्रक्रिया होती है, ठीक विपरीत दिशा में चलता है, विपरीत प्रक्रिया होती है। तो देखिए, ऊष्मीय इंजन की ठीक विपरीत प्रक्रिया होती है इसमें। ऊष्मीय इंजन की ठीक विपरीत प्रक्रिया है ये, ठीक विपरीत प्रक्रिया। और देखिए, इसमें क्या होता वो भी समझ लें। ब्लॉक डायग्राम से समझ लेते हैं। हमारे पास में दिखने में ब्लॉक डायग्राम सेम ही होगा। यहां पर होगा स्रोत जिसका टेम्परेचर उच्च, ऊष्माधारिता भी उच्च होती है। यहां पर होगा कार्यकारी पदार्थ, यह है कार्यकारी पदार्थ, और इस कार्यकारी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है यहां से सिंक, ये निम्न ताप वाला भाग है,
जिसका टेम्परेचर है T2 और बाहर से काम किया जा रहा है W जो कि Q1 माइनस Q2 के इक्वल होगा। यहां से उष्मा दी जा रही है इसको Q2, यहां से उष्मा उत्सर्जित की जा रही है Q1। एक बार इसको समझ लीजिए कि कौन कौन से भाग होंगे। प्रमुख भाग कौन कौन से भाग हैं वो देखें। पहला जो भाग है वो है स्रोत। ये एक उच्च ताप वाला भाग होता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है? उच्च। उष्माधारिता अनंत। इसकी उष्माधारिता भी क्या होगी? अनंत होगी। ठीक है। उसके पश्चात इसका दूसरा जो पार्ट है वो है कार्यकारी पदार्थ। देखिए कार्यकारी पदार्थ के रूप में यहां पर हम मोस्टली अमोनिया और फ्रियोन गैसें यूज में लेते हैं। फ्रियोन गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैसें, फ्रियोन गैसें कार्यकारी पदार्थ के रूप में यूज में लेते हैं। और तीसरा इसका जो पार्ट होता है वो है सिंक। एक निम्न ताप वाला भाग होता है। निम्न ताप है T2 और इसकी उष्माधारिता होती है अनंत। उष्माधारिता अनंत होगी। क्लियर? कैसे काम करता है? निम्न ताप वाले भाग से कार्यकारी पदार्थ को उष्मा दी जाती है। देखिए निम्न ताप से जो उष्मा है वो उच्च ताप की ओर अपने आप प्रवाहित नहीं हो सकती, ऐसा संभव नहीं है। तो हम बाह्य कार्य करते हैं। यहां पर बाहर से कार्य किया जाता है और बाह्य कार्य करने के कारण से जो उष्मा है वो इधर से इसको दी जाती है और यहां से Q1 उष्मा इसको दी जाती है। जो कार्य है वो Q1 माइनस Q2 होगा और बाह्य कार्य होगा। कार्य कैसा होगा? बाह्य कार्य। तो इधर तो यहां तक इसकी जो काम करने का तरीका है, प्रोसेस है, वो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सिंक के द्वारा कार्यकारी पदार्थ को Q2 उष्मा दी जाती है और बाह्य कार्य करके ये जो उष्मा है वो स्रोत की ओर प्रवाहित कर दी जाती है। ये जो स्रोत है यहां पर वातावरण होता है। ये क्या होता है? इन चीजों को क्लियर कर लें। ये वातावरण के रूप में ये काम कर रहा है स्रोत, और ये हमारे पास में निम्न ताप तो होता है और निम्न ताप में से फिर से उष्मा निकाल रहे हैं, तो ठंडी है और ठंडा हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं प्रशीतक प्रकोष्ठ होता है। ये कूलिंग चेंबर कह सकते हैं। जो फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर वाला जो पार्ट होता है, सबसे जो ठंडा वाला ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है वो ये सिंक है। ठीक है, जिसमें से उष्मा निकाल लेते हैं तो वो और भी ठंडा होता चला जाता है। ठीक है। देन यहां पर देखिए विद्यार्थियों, हम परिभाषित करते हैं शीतलन गुणांक या शीतलन क्षमता या कार्य गुणांक। प्रशीतक का शीतलन गुणांक, शीतलन क्षमता या कार्य गुणांक, या इसको और क्या कह सकते हैं हम? कार्य गुणांक। इसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बीटा से। तो देखिए क्या होगा? ठंडी वस्तु से निकाली गई उष्मा, ठंडी वस्तु से निकाली गई उष्मा, निकाली गई उष्मा, ठंडी वस्तु से निकाली गई उष्मा अपॉन कार्यकारी पदार्थ पर किया गया कार्य, कार्यकारी पदार्थ पर किया गया कार्य, बाह्य कार्य। तो यहां पर आप देखें जो बीटा है वो किस निकाली गई उष्मा है, ठंडी वस्तु से निकाली गई उष्मा, तो वो तो है Q2 और किया गया जो कार्य है वो है Q1 माइनस Q2। तो कार्य गुणांक का जो फॉर्मूला है वो Q2 अपॉन है Q1 माइनस Q2 के इक्वल होता है। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दें कि आदर्श प्रशीतक की बात करें तो उसमें बाह्य कार्य शून्य हो जाएगा। बाह्य कार्य कितना हो जाएगा? आदर्श प्रशीतक किसे कहेंगे?
इसमें बाहर से कोई काम ही नहीं किया जाए और जो उष्मा है वो ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित हो, इधर से इधर उष्मा बिना कोई बाह्य कार्य के, हालांकि ऐसा संभव नहीं है। तो देखिए क्या हो, आदर्श प्रशीतक के लिए, आदर्श प्रशीतक के लिए जो बाह्य कार्य है वो 0 होगा। बाह्य कार्य कितना होगा? 0। तो बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? बीटा Q2/0 बराबर अनंत हो जाएगा। बीटा का मान कितना आएगा? आदर्श प्रशीतक के लिए अनंत आएगा, इनफाइनाइट। क्लियर? अब देखिए मैं बात करता हूं कार्नो प्रशीतक। कार्नो प्रशीतक के अंदर Q1 और Q2 का जो अनुपात है वो T1 T2 के अनुपात के इक्वल होता है। देखिए बात करेंगे यहां पर कार्नो प्रशीतक। कार्नो प्रशीतक के अंदर T1 तथा T2 इन दोनों का अनुपात Q1 तथा Q2 के बराबर, Q1 Q2 का अनुपात T1 T2 के बराबर होगा। देन यहां से हम इसको क्या पुट कर सकते हैं? Q2/Q1/1 माइनस Q2/Q1। Q1 का भाग लगा देंगे ऊपर नीचे, तो ये हमारे पास में आ गया। Q2/Q1 की जगह हम T2/T1 1 माइनस T2/T1, तो इसे हम लिख सकते हैं T2 बट्टे में T1 माइनस T2। तो बीटा का ये वाला फॉर्मूला हमें प्राप्त हो चुका है, T2/T1 माइनस T2। क्लियर? अब हम बीटा और नीटा में यदि संबंध देखें तो क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। देखिए दोनों के बीच में क्या रिलेशन होने वाला है। बीटा बराबर हम जानते हैं Q2/1 माइनस Q1 माइनस Q2 होता है, ये रिलेशन है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? Q2/Q1/1 माइनस Q2/Q1। और नीटा बराबर हम क्या जानते हैं? 1 माइनस Q2/Q1 जानते हैं, तो 1 माइनस Q2/Q1 तो है ही ये बट्टे में, तो ये तो है नीटा। हमें चाहिए Q2/Q1, Q2/Q1 जो कि 1 माइनस नीटा, तो यहां आ गया 1 माइनस नीटा, तो बीटा बराबर आ गया 1 माइनस नीटा/नीटा। ये आ गया रिलेशन, बीटा बराबर 1 माइनस नीटा/नीटा। तो ये दोनों में आपस में संबंध होता है। क्लियर? तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने कुछ बेसिक चीजें जैसे चक्रीय प्रक्रम, अचक्रीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, साथ में उसमें इंजन की बेसिक बातें ब्लॉक डायग्राम के जरिए भी हमने यहाँ पर समझा, प्रशीतक के बारे में समझा। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपके लिए ले लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, उनको सोल्व करते हैं। विद्यार्थी यहाँ पर हम अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि किसी प्रशीतक, जिसे हम रेफ्रिजरेटर कह रहे हैं, फ्रिज कह रहे हैं, क्या जो निष्पादन गुणांक है बीटा वो 5 दे रखा है। बीटा कितना है? 5। यदि फ्रीजर जो प्रशीतक है उसका भीतरी ताप, जो प्रशीतक है जिसको हम T2 कह रहे हैं, इसका टेम्परेचर है माइनस में 20 डिग्री, तो माइनस में 20 डिग्री का मतलब हो गया 253 डिग्री से 253 केल्विन। ठीक है, तो प्रशीतक के बाहर चारों ओर जहां ये उष्मा फेंकता है का तापमान है, तो हमें वातावरण का तापमान पूछा है। यहां से हम आपको बता दें कि बीटा बराबर क्या होता है? T2/T1 माइनस T2। हमें T1 पूछा है, यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। 5 बराबर T2 की जो वैल्यू है वो है 253 बट्टे में T1 की जो वैल्यू है वो T1 माइनस में 253, इधर इसको गुणा कर देते हैं, तो 5T1 माइनस में 253 गुणा 5 बराबर 253। यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा? 5T1 इक्वल टू 253 गुणा 6, तो T1 बराबर कितना आ गया? 253। 6 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 1.2। इसको 1.2 से गुणा कर देते हैं, 36
12 3 36 आ गया, फिर 12 पंजे 60, 60 और 3 63, फिर 12 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में 30। तो ये हमारे पास में आ गया 30, तो ये 30.6 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है। डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आ गया है? 30.6 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला देख लीजिए पहले कि यदि एक रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल कर रखा जाए तो निम्न में से क्या होगा? कमरा ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, न ठंडा होगा न गर्म होगा, क्या होगा? देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला। मैं आपको बता दूं कि फ्रिज के अंदर क्या होता है, कार्यकारी पदार्थ के ऊपर कार्य किया जाता है W, बाहर से कितना कार्य किया जाता है, इसको यहां पर Q2 उष्मा ये फ्रीजर में से लेगा और उत्सर्जित करेगा Q1, और यहां पर ये जो Q1 है वो बड़ा होता है। Q1 क्या होता है? बड़ा होता है। तो उत्सर्जित की जाने वाली, अवशोषित की जाने वाली उष्मा और उत्सर्जित की जाने वाली उष्मा, इन दोनों में डिफरेंस होता है। उत्सर्जित की जाने वाली उष्मा ज्यादा, अवशोषित की जाने वाली उष्मा कम। तो यहां पर इसको क्लियर कर लेना कि जो अवशोषित की जाने वाली उष्मा है वो कम होती है, उत्सर्जित की जाने वाली उष्मा ज्यादा होती है, तो कमरा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर? एक और क्वेश्चन यहां पर छपा पड़ा है कि 30 डिग्री और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच काम करने वाले कारणों परिस्थितक का कार्यकारी गुणांक क्या होगा? तो देखिए कार्यकारी गुणांक T2/T1 माइनस T2 होगा। T2, तो देखिए यहां पर उच्च ताप वाला भाग तो होता है T1, ये है T2। तो T2 का मान 0 डिग्री मतलब 273 बट्टे में ये 30 डिग्री, तो 303 माइनस 273, तो 273 बट्टे में आ गया हमारे पास में 30। 3 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा? 9.30 का भाग लगा दिया तो 9.1 आएगा। ये कितना आएगा? 9.1। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे, कुछ उन पर आधारित क्वेश्चंस भी देखें। यदि आपको और अधिक क्वेश्चंस देखने हैं, समझने हैं, तो आप हमारे नोट्स में से अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमने हमारे ऐप की लिंक दे रखी है, वहाँ पर आपको नीट IIT के नोट्स आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, जिसमें हम कार्नो इंजन के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की भी वहाँ पर हम चर्चा करेंगे, उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।